नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को जानने समझने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, चाणक्य एक ऐसा ऐतिहासिक चरित्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने चंद्रगुप्त को सम्राट बनवाया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसे अर्थशास्त्र लिखने वाले कौटिल्य के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन चाणक्य के बारे में अलग-अलग स्रोतों से भिन्न जानकारियां मिलती हैं और इसकी वजह से कई बार ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि चाणक्य कैसा था, उसने क्या किया और क्या नहीं किया। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ब्राह्मणवादियों ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता साबित करने के लिए उसे महिमा मंडित बहुत किया है। आज हम चाणक्य के बारे में थोड़ा विस्तार से, थोड़ा गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इस बारे में बात करते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, एक लंबे गैप के बाद, लंबे अंतराल के बाद। अ, सबसे पहले तो ये कि चाणक्य के चरित्र के बारे में जो कहा जाता है कि उसने चंद्रगुप्त को सम्राट बनवा दिया, चंद्रगुप्त की खोज की और फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी के लिए भी वही जिम्मेदार है या उसका श्रेय भी उन्हीं को जाता है। आप क्या देखिए, पाते हैं? जी, मैंने इसमें बहुत सारे स्रोतों को समझने की कोशिश की और उसमें इसका कोई स्पष्ट विवरण नहीं आता है। एक जगह है कि भई वो धनानंद जो नंद साम्राज्य का जो आखिरी राजा था, उसके सलाहकार के रूप में था। उसका अपमान हुआ और उसने बदला लेने के हिसाब से चंद्रगुप्त को तैयार किया। और दूसरा ये आता है कि भई वो तक्षशिला का एक वैदिक ब्राह्मण था, जो धनानंद के दरबार में आया, उसका अपमान हुआ और उसने चंद्रगुप्त को तैयार किया। ये पर सुनी-सुनाई बातें हैं, उसमें कितनी सच्चाई है इसको कहना बहुत मुश्किल है। जो गहरे स्रोतों को आप देखें, तो उसमें इतना ही मिलता है कि चंद्रगुप्त जो था, जिसने अपने साम्राज्य को बहुत विस्तृत किया, ये उसका सलाहकार था, उसके राज्य में, उसके दरबार में काम करता था। और ज़्यादा विवरण चंद्रगुप्त का मिलता है, जो ज़्यादा ऑथेंटिक है, ज़्यादा निश्चित रूप से उसके बारे में लिखा गया है कि कैसे सिकंदर के जाने के बाद उसने सेल्यूकस को अपने प्रतिनिधि के रूप में उस क्षेत्र में रखा और चंद्रगुप्त ने एक बहुत बड़ी फौज करके अपने राज्य का विस्तार किया, सेल्यूकस को हराया और उसी के साथ-साथ पूरे जो दक्षिण एशिया में, उसमें अफ़गानिस्तान का बड़ा भाग, बलूचिस्तान, दक्षिण भारत तक वो आया, केरल, तमिलनाडु को छोड़कर उसने अपने राज्य का पूरा विस्तार किया। अब जहाँ तक चाणक्य का सवाल है, मुख्य खबर ये है कि उसने अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी। अब ये किताब के बारे में भी बड़ी रोचक कहानी है और रोचक कहानी ऐसी है कि 1905 में एक ब्राह्मण ताड़ पत्रों पर लिखी हुई पांडुलिपि मैसूर के लाइब्रेरियन जिनका नाम था रुद्र प्रताप शम शास्त्री, वो लाइब्रेरियन के पास ले गया और लाइब्रेरियन ने जब देखा तो उसने कहा ये तो भाई बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। उसने इसको अंग्रेजी में अनुवाद करवाया और इसका प्रकाशन हुआ, जिसको हम अर्थशास्त्र के रूप में जानते हैं। और वो किताब काफ़ी लोकप्रिय हुई और 1905 के बाद से कई जो स्कॉलर्स थे, जो अध्येता थे, उन्होंने देखा कि इसमें उस समय के मौर्य साम्राज्य के जो राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था को एक सिलसिलेवार तरीके से रखने की बहुत महत्वपूर्ण कोशिश उसमें दिखी। और वो ये सच है कि जब हम इसकी गहराई में जाकर देखें, तो अर्थशास्त्र में ऐसे बहुत सारे नियम, राज्य कैसा चलना चाहिए, राजा का काम क्या है, राजा ने अपनी प्रजा पर नियंत्रण कैसे रखना चाहिए, जासूस कैसे रखना चाहिए, दूसरे राजाओं से संपर्क कैसे स्थापित करना चाहिए, अपने राज्य का विस्तार कैसे करना चाहिए, अर्थव्यवस्था, टैक्सेशन, इसके सबके नियम हैं। और उसके केंद्र में एक है कि इसमें कोई नैतिकता की कोई जगह नहीं है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हार्टलेस रूल्स। हार्टलेस रूल्स कि आपको ये अचीव करना है, आपको ये प्राप्त करना है, तो किसी भी रास्ते से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब जो हम स्वाभाविक रूप से सुनते हैं, साम, दाम, दंड, भेद, ये शायद उसमें प्रतिबिंबित होते हैं कि राजा को अपना राज्य चलाना है, राज्य का विस्तार करना है और उसके चलते वो किसी प्रकार का भी जो नियंत्रण जनता पर लाए और दूसरी चीज़ों को जनता पर ला दे, उसका एक पूरा सिलसिलेवार विवरण दिया जाता है।
अब इसकी तुलना कई लोग मैकियावेली के द प्रिंस जो यूरोप की एक प्रसिद्ध किताब है उससे करते हैं, पर कई लोगों का ये भी मानना है कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का है वो ज़्यादा इसमें क्रूरता है प्रिंस के बजाय। तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि अब ये ब्राह्मणवादियों ने इसको प्रस्थापित किया है और ब्राह्मणवादियों ने इसको ये बताने की कोशिश की है, राजा जो भी हो, राजा से श्रेष्ठ तो हम ब्राह्मण हैं, जो हम उनको रास्ता दिखाते हैं। पर इसमें अभी जो मेरे ख्याल से पहले एक बहुत बड़ा सीरियल भी आया था इसी पे, उसका भी ये उद्देश्य था ब्राह्मणत्व की श्रेष्ठता को स्थापित करना। अब जहाँ तक बाद में तो खैर अशोक ने आके इसका पूरा रास्ता भी बदल दिया और चंद्रगुप्त मौर्य खुद, अब आप ये देखिए कि उसने इतने साल तक राज्य करने के बाद वो अपने उसका बेटा बिंदुसार जैसे आया, उसने बिंदुसार को सत्ता सौंप दी और खुद एक जैन मुनि बनकर जंगलों में चला गया। अब कहा तो ये भी जाता है कि कौटिल्य खुद भी एक उसने भी संन्यास ले लिया और जब बिंदुसार का राज्य मजबूत हो गया तो वो भी जंगलों में चला गया। तो इसमें ऐसी चीज़ों में सच्चाई को पता करना बड़ा मुश्किल है, पर ये बात निश्चित है कि इसका काफ़ी वर्णन राज्य व्यवस्था कैसी होना चाहिए, आर्थिक व्यवस्था कैसी होना चाहिए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। लेकिन एक बड़ी चीज आपने जो कही वो ये कि 1905 के पहले इस अर्थशास्त्र का कोई अता पता नहीं था। 1905 में ये अचानक प्रकट हुआ और इसको जन स्वीकार्यता मिल गई कि ये कौटिल्य ने ही लिखा है और कौटिल्य ही चाणक्य था। ये सारे संबंध स्थापित कर दिए गए। तो ये इसकी कोई ठोस जांच नहीं हुई है कि सचमुच में ये उस जमाने में लिखा गया अर्थशास्त्र है, सचमुच में ये चाणक्य का ही लिखा हुआ अर्थशास्त्र है। ये विवादास्पद है, बल्कि संदेहास्पद कहना ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि इसकी कोई पुष्टि ऐतिहासिक आधार पर अभी तक नहीं हुई है। तो इसको तो हम एक तरफ कर लें। दूसरी बात यह है कि जो विभिन्न स्रोतों की बात आती है, जिसमें कुछ स्रोत कहते हैं कि चाणक्य ब्राह्मण था। मैं जैन स्रोत देख रहा था, उसमें कहा गया था कि ये जैन थे, चाणक्य जैन था। अब ये भी तय नहीं है कि दरअसल कहां से थे। और फिर ये चंद्रगुप्त को तैयार करना, युद्ध की रणनीति बनाना और लाखों सोने के सिक्के बनाना और उनके जरिए फिर धनानंद की सत्ता को उलट देना, ये भी इस कहानी का या कोई ऐतिहासिक दस्तावेज, कोई प्रमाण कहीं से मिलता है कि ये भी कहानी किससे ही है? देखिए, इसका कोई प्रमाण, कितने स्रोतों को मैंने देखा, उसमें कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता। और ये बात सही है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों की फौज खड़ी की, और उसका स्रोत कहाँ से था उसके बारे में निश्चितता नहीं है। ये बात भी सही है कि उस समय नंद डायनेस्टी, नंद जो राजा थे, उनकी सत्ता कमज़ोर हो रही थी और उनकी कमज़ोर होती हुई सत्ता पर चंद्रगुप्त का ऊपर आना, इसमें केवल वो एक साधारण परिवार से था, ये बात भी निश्चित है। और वो उसने किस तरीके से अपनी सत्ता को मजबूत किया, अपने राज्य को विस्तृत किया और सेल्यूकस को भी उसने अपने मातहत किया, इसके बारे में कोई निश्चित प्रमाण इतिहास के नहीं है। क्योंकि आप देखिए, इसका जो पीरियड है वो बिफोर कॉमन इरा करीब 4वीं शताब्दी का है और उस समय के जो बाकी निश्चित प्रमाण तो कहीं मिलते नहीं है। तो लोगों ने जिस प्रकार से उसको एक ओरिएंटेशन दिया है, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ये भी अपने शासन के बाद जैन मुनि बनकर जंगलों में चला गया और ये कौटिल्य ये भी मुनि बनकर जंगल में चला गया। तो ये उस समय तो यही मुख्य प्रवाह थे। एक तरफ ब्राह्मणवाद था, बुद्ध धर्म था, आजीविकास थे और ब्राह्मणवाद, ये सब चीज़ें जैन धर्म था। तो उसमें एक निश्चित प्रमाण से कहना कि एक ब्राह्मण ही था जिसने चंद्रगुप्त को खड़ा किया और ये बताने की उसमें कोशिश है कि ब्राह्मण एक सर्वोच्च होता है जो किसी को भी किसी प्रकार से गढ़ सकता है। वो मेरे ख्याल से उसमें एक बहुत बड़ा एंगल है और उसमें कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ हो, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। हाँ, अक्सर ये जो चुटिया खोल देने वाला है कि ब्राह्मण अपनी चुटिया खोल देगा, तो फिर प्रतिज्ञा ले ली, उसने संकल्प ले लिया और तुम्हारा अंत या तुम्हारा जो भी वो बिगाड़ना चाहेगा वो कर सकता है। ये कहानी का इस पूरी कहानी का चाणक्य की
धनानंद के साथ जो टकराव हुआ था, उसका ये एक बड़ा हिस्सा है। कई किस्से हैं कि धनानंद के सिंहासन पर ये जाकर बैठ गए, उनसे उठने के लिए कहा गया, उठने को तैयार नहीं हुए तो जबरदस्ती जब धकिया कर उठाया गया तब ये नाराज हो गए। ये भी किस्से हैं। उन्हें राज दरबार में वैसी जगह बैठने नहीं दिया गया जो जहां ये चाहते हैं, इसलिए इनका अहंकार फूट पड़ा और वो धनानंद के खिलाफ हो गए। लेकिन इस पूरे किस्से का एक और हिस्सा है, धनानंद के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एक कुशल प्रशासक था, कुशल शासक था, लेकिन उसे बदनाम किया गया क्योंकि ब्राह्मणवाद की स्थापना करनी थी, चाणक्य को प्रतिष्ठित करना था। धनानंद वैसा दुराचारी नहीं था, अय्याश नहीं था जैसा इस तरह के साहित्य में बताया जाता है। चूंकि वो नीची जाति का था, तथाकथित नीची जाति का था, पिछड़ी जाति का था, इसलिए उसे बदनाम किया गया। देखिए, उस समय ब्राह्मणवाद के सामने मुख्य चुनौती खुद को प्रस्थापित करने की थी, क्योंकि एक तरफ बौद्ध धर्म और एक तरफ जैन धर्म, ये अलग प्रकार के मानवतावादी मूल्यों को समाज में सामने ला रहे थे, अहिंसा के मूल्यों को सामने ला रहे थे। तो ब्राह्मणवाद को एक बहुत बड़ी चुनौती उस समय मिली होगी, और फिर उस ब्राह्मणवाद को ही प्रस्थापित करने के लिए बहुत सारी किंवदंतियां बनाई गई। और आज अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो जो ब्राह्मणवादी अवशेष फिर से मजबूत होने लग गए 19वीं शताब्दी के बाद, उन्होंने इन कहानियों को एक ऐसा मोड़ दिया है कि जिससे ब्राह्मणों का श्रेष्ठत्व, ब्राह्मणवादी व्यवस्था की महानता, उसको बताने के लिए इस प्रकार की कहानियां गढ़ी गई होंगी। और क्योंकि इसमें इतिहास में तो इसका कोई निश्चित सबूत है नहीं, तो जिनके पास ज़्यादा साधन है वो अपनी कहानियों को बना के सीरियल्स के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से समाज में प्रचलित करके अपनी बातों को प्रस्थापित करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। पर एक बात है कि जो 1905 में जो वो पांडुलिपि आई, जिसको बाद में अंग्रेजी में ये प्रकाशित किया गया, उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि राज्य व्यवस्था कैसे चली। मुझे उसमें ये सुनकर बड़ा ये इसके बारे में पढ़कर ये बड़ी हैरानी हुई कि इस राज्य व्यवस्था को चलाने में राजा कितनी क्रूरता से काम कर सकता है, उसको रखा गया कि आपका राज्य करना एक अंतिम उद्देश्य है। उसके लिए आप प्रजा को किस प्रकार से नियंत्रण में रखते हैं, जासूसी किस प्रकार से करवाते हैं, दूसरे राज्यों से संबंध के लिए जासूस किस प्रकार से रखते हैं, सेना को किस प्रकार से तैयार करते हैं, वो मैनुअल इसमें एक प्रकार से है। तो इसलिए कई स्कॉलर्स ने, जैसे मैंने उल्लेख किया, मैकियावेली का जो प्रिंस है, उसमें भी मैकियावेली यही कहते हैं कि जो राज शासक होता है उसको अपनी सत्ता बनाए रखना चाहिए। पर ये भी है कि मैकियावेली का जो है उसमें इतनी क्रूरता नहीं है, इतनी निर्ममता नहीं है जितनी कि अर्थशास्त्र के इसमें है। तो हो सकता है कि ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में एक प्रकार की जो निर्ममता होती है, ये उसका भी प्रतिबिंब होता है। उसको मेरे ख्याल से गहराई से हम समझ सकते हैं। क्या इसके पीछे, इस तरह के आख्यान को रचने के पीछे एक प्रवृत्ति, धारणा या एजेंडा ये भी हो सकता है कि क्योंकि चंद्रगुप्त पिछड़ी जाति का था, इसलिए उसके पराक्रम को, उसके शौर्य को, उसकी समझदारी को कम करके बताना, और जो कुछ भी उसने किया वो एक ब्राह्मण चाणक्य के बूते किया, अगर चाणक्य ब्राह्मण था तो इसी रूप में हमें बताया जाता है। क्या ये भी था कि पहले धनानंद को कमजोर बताना, फिर चंद्रगुप्त को भी एक तरह से कम बताना, कि जो कुछ हासिल था वो चाणक्य के बदौलत? देखिए, अब चंद्रगुप्त को कम बताना भी एक निश्चित रूप से ये आज के प्रेजेंटेशन, जो उसका प्रस्तुतिकरण है, उसकी एक चाल है। क्योंकि मैं इस बात को विश्वास नहीं कर सकता कि कोई राजा 6 लाख की फौज जमा करे, अपने राज्य का इतना विस्तार करे और केवल दूसरों के इशारे पे कर रहा है ये। अब ये जो अभी आख्यान गढ़ा गया है, उसमें तो ये है कि चाणक्य ही सब कुछ था, चंद्रगुप्त केवल उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहा था, इस प्रकार से। और इस प्रकार से कोई भी राज्य व्यवस्था चल नहीं सकती। राज्य व्यवस्था में जो राजा का खुद का इनिशिएटिव है, या खुद की उसकी जो नीतियां हैं, खुद किस प्रकार से पालन करता है, उसका मेरे ख्याल से बहुत बड़ा महत्व होता है, जो इन आख्यानों में जानबूझकर कम करके बताया जाता है, ताकि ब्राह्मणवाद की श्रेष्ठता को प्रस्थापित किया जाए। और 1905 के बाद भी मुझे लगता है, ये मेरा अंदाज है कि 1905 के बाद भी अगर आप देखें तो जो सामाजिक चेतना धीरे धीरे शुरू हो रही थी,
ब्राह्मणवाद के खिलाफ में, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए जब ये प्रकाशित की गई, तो उस पर इन लोगों ने लपक कर कि भाई देखो यहाँ फिर से एक सबूत मिल गया कि कैसे हमारी व्यवस्था में श्रेष्ठत्व है और हम चाहें तो किसी को भी सामान्य परिवार में जन्मे हुए चंद्रगुप्त को भी एक महान शासक बनाकर उससे राज्य चलवा सकते हैं। ये उसका एक आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि ये, और इसीलिए शायद ये सीरियल को भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था और उसकी ये पूरी कथा इस व्यवस्था को सामने रखने के लिए, कुछ प्रकार के मूल्यों को सामने रखने के लिए, और उसमें जो ब्राह्मणों को छोड़कर बाकी को कम करके आंका जाना, उनकी बुद्धि को, उनकी क्षमता को, उनके स्तर को कम करके आंका जाना, ये उस पूरे आज के प्रस्तुतिकरण में निश्चित रूप से दिखता है। और ये आज की जो मजबूत विचारधारा है उसके समांतर चलने वाली एक चीज लगती है मुझे। जी, आपने आज की विचारधारा का ज़िक्र किया तो जो ब्राह्मणवादी राष्ट्रवाद है, जी। वो इस तरह की स्थापना करना चाहता है, जिसमें वो ये दिखा रहा है कि चाणक्य राजभक्त थे और आप तो ये किस्से भी मशहूर हैं कि वो लैंप जो जलाते थे, निजी काम के समय बुझा देते थे। यानी राज्य का तेल भी वो इस्तेमाल नहीं करते थे निजी कार्यों के लिए। तो ये एक खास तौर की सामंती मानसिकता के साथ इस पूरे किस्से को गढ़ा गया और लोगों के दिमागों में भरा गया। तो जो ब्राह्मण नहीं हैं, वो भी इन सब चीज़ों पर यकीन करके और ब्राह्मणों के और ब्राह्मणवाद के श्रेष्ठत्व को स्वीकार करने लगते हैं। तो देखिए, अभी भी ये जो स्पष्ट रूप से कहा जाए तो हिंदू राष्ट्रवादी जो राजनीति है, उसमें मेरे एक मित्र ने बड़ा मज़ेदार ऑब्जर्वेशन किया था कि जैसे चातुर्वर्ण है, चातुर्वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, वैसे इनमें आरएसएस वो ब्राह्मणों की जगह लेता है, भारतीय जनता पार्टी ये क्षत्रिय की जगह लेती है, विश्व हिंदू परिषद ये वैश्य की जगह लेती है और बजरंग दल ये शूद्र की जगह लेते हैं। अब ये एग्जैक्टली इसको समर्थन करना मुश्किल है, पर एक ऐसा डिवीजन ऑफ लेबर इसमें है। और उसमें आरएसएस को आप देखिए, आरएसएस के स्वयंसेवक कार्यकर्ता जो होंगे, काफी सीधे साधे, कम खर्चे में जीने वाले, सादगी से रहने वाले लोग, ऐसा कभी लगेगा भी नहीं कि ये वही विचारधारा को प्रमोट कर रहे हैं जिसके कारण बजरंग दल सड़कों पर हिंसा कर रहा है। पर मुख्य बात तो यही है कि वो इसके केंद्र में है कि जो विचारधारा को वो समाज में प्रस्थापित करते हैं, उसी के कारण आगे हिंसा करवाई जा सकती है। तो ये एक वही मॉडल है मेरे ख्याल से कि जो आज की मजबूत राजनीति है वो इसी थोड़े से मॉडल पे चल रही है कि एक संगठन है जो विचारों का उत्पादन करता है, दूसरा राजनीति के क्षेत्र में आता है, तीसरा धर्म और बाकी सब चीज़ों को लेके चलता है, और चौथा सड़क पर चलकर बाकी लोगों को दबाने का काम और व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता है, ऐसा मुझे लगता है। क्या ये भी मुमकिन है कि चूँकि आपने कहा कि प्रमाण नहीं है, तो चाणक्य जैसा कोई पात्र, कोई चरित्र इतिहास में हो ही ना? तो देखिए, क्योंकि अभी 1905 में ये किताब आई और जो पुराने वर्णन हैं इतिहास में, उसमें चंद्रगुप्त का उल्लेख तो निश्चित रूप से हम उसका बात कर सकते हैं कि चंद्रगुप्त था। और उस समय के अगर आप बाकी राजाओं में देखिए, तो किसी भी राजा के किसी सलाहकार का को इतनी प्रतिष्ठा और उसके चारों तरफ इतने गुणगान नहीं हुए। तो एक आपके सवाल में जो ये बात है कि केवल एक चाणक्य ही ऐसा व्यक्ति है उस समय का जो धर्मगुरु नहीं है या संत नहीं है। संत तो खैर उस समय में अलग प्रकार के होंगे। तो जो धर्मगुरु नहीं है, पर उसको इतना प्रतिष्ठा से प्रस्थापित किया गया है इतिहास में, तो इसलिए हो सकता है ये एक क्रिएशन हो, ये एक कल्पना की उपज को मजबूत करके इतिहास के उस जो थोड़ी सी गैप, थोड़ी सी जो खालीपन था, उसमें उसको डाल दिया गया। ये भी हो सकता है, पर इस पर बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक मटेरियल, विश्वसनीय स्रोत है नहीं, इसलिए आइदर वे किसी प्रकार की स्पष्ट राय रखना इसमें थोड़ा मुश्किल है। तो हमारे दर्शकों को भी कोई स्पष्ट राय न रखने की आप सलाह देंगे? हाँ, पर एक सलाह ज़रूर दूँगा, एक मेरी निवेदन एक ही रहेगा कि ये जो चाणक्य का इतना गुणगान किया गया है और
उससे थोड़ा दूर रहें। और दूसरा, जिस प्रकार का अर्थशास्त्र में निर्ममता से राज्य चलाने की बात है, वो राज्य नहीं चाहिए हमें, वो राज्य हमें कभी भी नहीं चाहिए। और बिल्कुल, एक तीसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उस तरह की क्रूरता, निर्ममता, बर्बरता कतई स्वीकार्य नहीं हो सकती। जी। तो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ये चाणक्य की बात होती है। आज के राजनीतिक वर्ल्ड, एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, उनको चाणक्य कहा जाता है, और वो खैर क्या करते हैं वो तो सब लोग जानते हैं। तो मेरी तो इतना ही निवेदन रहेगा कि हमें आज चाणक्य से ज़्यादा गांधी और मौलाना आज़ाद की ज़रूरत है, जो हमें एक मानवता के रास्ते से चलकर एक अच्छा समाज बनाने की बात बताएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका धन्यवाद आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।